दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंशों के इस त्वरित सारांश में आपका स्वागत है। मोटी ऐतिहासिक किताबों में उलझने के बजाय आज हम 300 साल तक राज करने वाले इन राजवंशों का क्रम, उनके संस्थापक और राजधानियां एक बेहद आसान और मजेदार ट्रिक के जरिए समझेंगे। तो पहला टेकअवे है इन राजवंशों की शुरुआत और उनका क्रम। बस एक लाइन याद रखिए, सब खाते टेस्टी समोसा लड्डू। सब यानी स्लेव या गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 में दिल्ली से शुरुआत की और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर खाते से आता है खिलजी वंश, जिसकी नींव जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली और सिरी में रखी। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। लेकिन यार, यहां बैटन कोई शांति से नहीं दिया गया, बल्कि जलालुद्दीन ने तो साजिश रचकर ये सत्ता छीनी थी। दूसरा टेकअवे है सल्तनत का मध्यकाल। टेस्टी से आता है तुगलक वंश, जिसे गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली और दौलताबाद से चलाया। पर 1398 में मध्य एशियाई आक्रमणकारी तैमूर के भयानक हमले ने इस वंश की एकदम कमर ही तोड़ दी। फिर समोसा से आया सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिज्र खान थे। अब दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी सत्ता बिना लड़े ही बहलोल लोधी को सौंप दी, क्योंकि तैमूर की तबाही के बाद उनका अपना साम्राज्य पूरी तरह से खोखला हो चुका था। अंत में लड्डू से आता है लोधी वंश और इस पूरी सल्तनत का पतन। बहलोल लोधी ने दिल्ली और आगरा से राज किया। लेकिन जरा सोचिए, जो साम्राज्य 3 सदियों तक चला, वो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। याद रखें, इन 5 राजवंशों का नाम, संस्थापक और राजधानियां ही इस पूरे इतिहास को समझने की आपकी असली कुंजी हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जो बस ऐसे ही तांबे के नोट छापने का आदेश दे देता है, और फिर नतीजा क्या होता है? आम नागरिक अपने रसोई घरों में ही नकली सिक्के ढालने लगते हैं। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हाँ, बिल्कुल। या फिर जरा उस कहानी के बारे में सोचिए जहां एक साधारण सा गुलाम अपनी काबिलियत के दम पर पूरे उपमहाद्वीप का शासक बन जाता है, लेकिन उसकी मौत किसी भयानक युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि एक पोलो मैच के दौरान घोड़े से गिरकर एक एकदम अजीब हादसे में हो जाती है। अरे हाँ, वो पोलो वाला वाकया। देखिए, जब इतिहास की बात आती है ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ तारीखों और युद्धों को रटने पर होता है। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम सिर्फ तारीखें नहीं दोहराने वाले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग इतिहास को एक रूखी समय सारणी की तरह देखते हैं, लेकिन अगर हम आज के स्रोतों की गहराई में जाएं, तो ये समझ आता है कि ये उन इंसानों की कहानी है जो महत्वाकांक्षा, डर और बहुत सारे प्रयोगों से घिरे हुए थे। बिल्कुल सही कहा। और आज हम जिन स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं, वे हमें दिल्ली सल्तनत के उन 320 सालों के सफर पर ले जाते हैं। मतलब 1206 से लेकर 1526 तक का सफर। ये 5 राजवंशों का वो दौर है जिसने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और आज का हमारा उद्देश्य इस सफर के सिर्फ क्या और कब को जानना नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों को समझना है। हम उन आम गलत फहमियों पर भी खास ध्यान देंगे जिन्हें हम एग्जाम ट्रैप्स कह सकते हैं, जहां अक्सर लोग इतिहास को समझने में बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो चलिए फिर इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। गुलाम वंश, या जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ये 1206 से 1290 का समय था। मैंने इन नोट्स को पढ़ते हुए देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी सच में किसी फिल्म जैसी लगती है। मतलब मोहम्मद गौरी का एक साधारण गुलाम जो सल्तनत का पहला सुल्तान बनता है। हाँ, और उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। बिल्कुल। अपनी दानवीरता के कारण उसे ये उपाधि मिली थी। उसका शासनकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 4 साल का, लेकिन वास्तुकला के दृष्टिकोण से उसने एक बहुत बड़ी शुरुआत की थी। हाँ, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है, और अजमेर में वो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब उसी के समय में बने थे। सही कहा। लेकिन ऐबक के साथ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक मिथक जुड़ा हुआ है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, और यहीं पर एक बड़ा एग्जाम ट्रैप भी है। अच्छा, कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर ना? हाँ, नाम सुनकर कोई भी यही सोचेगा कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया होगा, लेकिन असल में उसने इसका निर्माण सिर्फ शुरू करवाया था। क्योंकि 1210 में जब वो पोलो, जिसे उस समय चौगान कहते थे, वो खेलते हुए उसकी अचानक मौत हो गई थी, तो कुतुब मीनार अधूरी ही रह गई। एकदम सही।
इसे पूरा करवाया उसके दामाद और अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने। ऐबक की उस अचानक मौत ने सल्तनत को गहरे संकट में डाल दिया था। वो इसलिए क्योंकि साम्राज्य की कोई ठोस प्रशासनिक नींव नहीं थी, है ना? हाँ, इल्तुतमिश ने जब सत्ता संभाली तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इस बिखरे हुए साम्राज्य को एक व्यवस्थित आकार देना। उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो मुझे लगता है कि ऐबक एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह था। मतलब उसके पास एक विजन था, उसने जमीन कब्जा कर ली और कंपनी शुरू कर दी। और इल्तुतमिश वो असली सीईओ साबित हुआ। बिल्कुल, जिसने आकर उस स्टार्टअप के ऑपरेशन सेट किए और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसी वैधता दिला दी। मैं पढ़ रहा था कि उसने इक्ता नाम का एक सिस्टम लागू किया। ये इक्ता असल में काम कैसे करता था? देखिए, इक्ता प्रणाली को आप एक बहुत ही चतुर प्रशासनिक तंत्र के रूप में देख सकते हैं। इल्तुतमिश जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य में हर सैनिक और अधिकारी को नकद वेतन देना मुमकिन नहीं है। तो फिर उसने क्या किया? जमीन दे दी? एक तरह से हाँ, उसने अपने अधिकारियों को इक्ता यानी जमीन के टुकड़े सौंपे। लेकिन ध्यान रहे, ये जमीन का मालिकाना हक नहीं था। अच्छा, मतलब वे जमीन के मालिक नहीं बने? नहीं, अधिकारी का काम बस उस इलाके से राजस्व या टैक्स वसूलना था, उसमें से अपनी और अपनी सेना की जरूरतों का खर्च निकालना था और बचा हुआ पैसा वापस सुल्तान के खजाने में जमा कर देना था। क्या बात है! मतलब टैक्स कलेक्शन और सैन्य प्रबंधन दोनों एक ही तीर से साध लिए। और इसके साथ ही इल्तुतमिश ने चहलगानी भी बनाई थी ना? हाँ, चहलगानी ये 40 वफादार और ताकतवर तुर्क रईसों का एक समूह था। एक तरह से उसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इन स्रोतों में एक और बात है जिसने मुझे काफी हैरान किया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से आधिकारिक मान्यता ली थी। हाँ, उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया था। वो तो ठीक है, लेकिन एक स्वतंत्र शासक को खलीफा से पर्ची कटवाने की क्या जरूरत थी? मतलब वो तो खुद राजा था ना। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये वैधता यानी लेजिटिमेसी का सवाल था। उस दौर की इस्लामिक दुनिया में शासक तो कोई भी तलवार के दम पर बन सकता था। ताकत जिसके पास, सत्ता उसकी। बिल्कुल, लेकिन खलीफा से मान्यता मिलने का मतलब था कि आपके शासन को अब धार्मिक और कानूनी स्वीकृति मिल गई है। इससे उसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी उन 40 रईसों के बीच ये संदेश गया कि अब सुल्तान का विरोध करना सीधे धर्म के खिलाफ जाना माना जाएगा। ओह, ये तो बहुत तगड़ी राजनीति थी। लेकिन वो वैधता भी तब काम नहीं आई जब इल्तुतमिश ने एक बेहद क्रांतिकारी फैसला लिया, अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 13वीं सदी में एक महिला का सत्ता संभालना कोई छोटी बात नहीं थी। वो बिना पर्दे के खुले दरबार में आती थी। यही तो मुझे समझ नहीं आता, वो चहलगानी, वो 40 रईस एक महिला का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आखिर मान कैसे गए? सच्चाई ये है कि वे कभी माने ही नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये भी एक एग्जाम ट्रैप है। रजिया को जनता या दरबारियों ने नहीं चुना था। तो फिर वो गद्दी पर कैसे बैठी? उसे सीधे उसके पिता ने थोपा था। और उस समय के पुरुष प्रधान समाज और सत्ता के भूखे रईसों के लिए एक महिला के सामने सिर झुकाना बहुत अपमानजनक था। और फिर रजिया ने मलिक याकूत को भी तो कोई बड़ा पद दे दिया था ना? हाँ, उसने एक गैर तुर्क जलालुद्दीन याकूत को शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया। बस फिर क्या था, उस चहलगानी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। और फिर राजनीति और धोखे का वो खेल शुरू हुआ जिसने रजिया को सत्ता से उखाड़ फेंका। उसने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से शादी करके वापस सत्ता पाने की कोशिश भी की थी। लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। 1240 में कैथल के पास दोनों युद्ध में मारे गए। इसके बाद सत्ता के उस खालीपन में एक ऐसा इंसान उभरा जिसने शायद दरबार में खौफ का एक नया ही पैमाना तय कर दिया, गयासुद्दीन बलबन। बलबन उसी चहलगानी का हिस्सा रह चुका था, इसलिए वो दरबारियों की साजिशों को अंदर तक समझता था। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने रक्त और लौ यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। खौफनाक नाम है। काम भी खौफनाक थे। उसका मानना था कि राजा और दरबारियों के बीच कोई बराबरी नहीं हो सकती। उसने जिल्ले इलाही का सिद्धांत दिया, मतलब सुल्तान धरती पर ईश्वर की परछाई है। ईश्वर की परछाई, ये तो खुद को सवालों से ऊपर रखने का एकदम अचूक तरीका था। मैंने पढ़ा कि उसने सिजदा और पैबोस जैसी परंपराएं शुरू की। हाँ, जहां दरबारियों को सुल्तान के सामने झुकना और उनके पैर चूमना पड़ता था। ये तो सिर्फ अपना अहंकार शांत करने वाली बात लगती है। मतलब कोई आपके पैर क्यों चूमे? ऊपरी तौर पर यह सिर्फ अहंकार लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी।
बलबन उस चहलगानी की रीढ़ तोड़ना चाहता था। अच्छा, तो ये शक्ति प्रदर्शन था। बिल्कुल। सोचिए, जब एक ताकतवर दरबारी को सबके सामने जमीन पर लेटकर सुल्तान के पैर चूमने पड़ते थे, तो उसका रुतबा और घमंड अपने आप टूट जाता था। ये तो है। बलबन ने खौफ का एक ऐसा माहौल बनाया कि उसके दरबार में किसी को मुस्कुराने तक की इजाजत नहीं थी। उसने अपने ही बनाए गुप्तचर तंत्र से विद्रोह की हर चिंगारी को कुचल दिया। बाप रे। लेकिन देखिए, जब आप एक साम्राज्य को सिर्फ खौफ और दबाव के प्रेशर कुकर में बंद करके रखते हैं ना, तो शासक के मरते ही वो कुकर फट जाता है। एकदम सही एनालॉजी है। और बलबन के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। हाँ, बलबन की सख्ती से पैदा हुए खालीपन का फायदा उठाकर एक नए वंश ने सत्ता हथिया ली, खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी नींव रखी। और यहाँ स्रोतों में एक ऐसा तथ्य है जो शायद कई लोगों को चौंका दे, और ये एक और बड़ा एग्जाम ट्रैप है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल्ली सल्तनत के ये सारे शासक तुर्की मूल के थे। तो खिलजी तुर्क नहीं थे क्या? नहीं, ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। खिलजी असल में तुर्की नहीं थे। उनका बैकग्राउंड मुख्य रूप से अफगान कबीलाई था। ओह। और इसीलिए जो तुर्क रईस थे वे उन्हें नीची नज़र से देखते थे। जलालुद्दीन वैसे एक नरम शासक था। लेकिन उसकी ये नरमी उसके अपने ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को रास नहीं आई। अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा का कड़ा में कत्ल कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। सत्ता की भूख का सबसे क्रूर रूप। बिल्कुल। लेकिन अलाउद्दीन के समय में साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो अभूतपूर्व था। उसने 1000 दिनारी मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत तक अपनी सेना भेजी और खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर भी घोषित किया। वास्तुकला में भी उसने बहुत काम किया। सिरी फोर्ट बनवाया, अलाई दरवाजा बनवाया। नोट्स में अलाई दरवाजा को भारत में ट्रू आर्च का पहला उदाहरण बताया गया है। ये ट्रू आर्च क्या होता है? इससे पहले की इमारतें कैसे बनती थी? ये वास्तुकला के लिहाज से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बदलाव था। देखिए, ट्रू आर्च के आने से पहले भारत में इमारतें कॉर्बल तकनीक से बनती थीं। कॉर्बल वो कैसे काम करता है? उसमें पत्थरों को एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाकर रखा जाता था, लेकिन इसमें बहुत बड़े या ऊंचे गुंबद बनाना मुश्किल था। हाँ, क्योंकि पत्थर अपने ही वजन से गिर सकते थे ना। एकदम सही। लेकिन अलाउद्दीन के समय जो ट्रू आर्च आया उसमें एक कीस्टोन का इस्तेमाल किया गया। कीस्टोन? हाँ, ये बीच का वो पत्थर होता है जो पूरी संरचना के वजन को दोनों तरफ के खंभों पर एकदम सटीकता से बांट देता है। इसी तकनीक की वजह से विशाल और मजबूत गुंबद खड़े किए जा सके। ये तो सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन एक बात जो मुझे अलाउद्दीन के बारे में सबसे ज्यादा खटकती है वो है उसकी आर्थिक नीतियां। आप उस 50% टैक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसने भू राजस्व को बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया था। किसानों की आधी कमाई सीधा सुल्तान के खजाने में। मेरा सवाल यह है कि इतना भारी टैक्स वसूलने के बाद भी कोई बहुत बड़ा जनविद्रोह क्यों नहीं हुआ? जनता ने तख्ता पलट क्यों नहीं किया? इसका जवाब उस समय के सबसे बड़े वैश्विक खतरे में छिपा है, मंगोल। अच्छा, मंगोलों का आक्रमण? हाँ, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 6 बार भयानक आक्रमण किए। मंगोलों का खौफ इतना ज्यादा था कि वे जिस शहर में घुसते थे उसे राख में मिला देते थे। तो अलाउद्दीन ने उन्हें रोका? उसने उन आक्रमणों को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें खदेड़ दिया। अब सोचिए, जब जनता के सामने एक तरफ अपनी कमाई का आधा हिस्सा देने का विकल्प हो और दूसरी तरफ मंगोलों के हाथों बेरहमी से काटे जाने का डर हो, तो वो सुरक्षा ही चुनेंगे। मतलब सुरक्षा की कीमत, ये लॉजिक समझ में आता है। वैसे अलाउद्दीन के प्रोजेक्ट्स में एक बहुत दिलचस्प अधूरी कहानी भी है, अलाई मीनार की। हाँ, और अक्सर लोग इसे अलाई दरवाजा से जोड़कर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक ट्रैप है। दोनों अलग अलग हैं। अलाउद्दीन कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक मंजिली बन पाई और उसकी मौत हो गई। आज भी वो अधूरी इमारत इतिहास के पन्नों में उसकी अधूरी महत्वाकांक्षा की गवाही देती है। और अलाउद्दीन के बाद इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए जिस प्रशासनिक कौशल की जरूरत थी वो उसके वारिसों में नहीं था। इसलिए एक नए वंश ने कमान संभाली, तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी और उसने तुगलकाबाद बसाया।
और गयासुद्दीन की मौत इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। हाँ, जब वो एक अभियान से वापस लौट रहा था तो मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उसके लिए कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है। और सच में दिल्ली पहुंचने से पहले ही अवदानपुर में एक भव्य लकड़ी का महल उसके ऊपर गिर गया और इसकी मौत हो गई। कई इतिहासकार तो मानते हैं कि ये महल बनवाया ही ऐसे गया था कि वो गिर जाए, और इसके पीछे उसके अपने बेटे का हाथ था। वो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास में शायद सबसे ज्यादा बहस इसी शासक पर होती है। उसे अक्सर राजाओं में सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख, ये कैसा विरोधाभास है? क्योंकि उसके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन उन्हें लागू करने का जो तरीका था वो पूरी तरह से विनाशकारी था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़कर मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मॉडर्न टेक विजनरी था जो किसी भी नए ऐप का बीटा वर्जन सीधे लाइव कर देता था, बिना ये चेक किए कि उसमें कितने बग्स हैं। एकदम सटीक तुलना है। उसके दो सबसे बड़े प्रयोग देखिए। पहला, अपनी राजधानी को दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट करना, और दूसरा, टोकन करेंसी। मैं उसे मूर्ख तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कागज की मुद्रा का जो सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रहा है, उसने वही तो 14वीं सदी में करने की कोशिश की थी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय दुनिया भर में चांदी की कमी हो रही थी, और व्यापार को बढ़ाने के लिए तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के टंके के बराबर मूल्य देना एक बहुत ही दूरदर्शी आइडिया था। तो फिर ये इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुआ? क्योंकि सुल्तान ने टकसाल पर राज्य का एकाधिकार या मोनोपोली नहीं रखी। उसने सिक्कों पर कोई ऐसी डिजाइन या एंटी काउंटरफिटिंग तकनीक नहीं लगाई जिसकी नकल न की जा सके। अरे बाप रे, मतलब बिना सिक्योरिटी फीचर के सिक्के छाप दिए? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों के बर्तनों को पिघलाकर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। हर घर एक टकसाल बन गया। तो फिर तो विदेशी व्यापारियों ने वो तांबे के सिक्के लेने से मना कर दिया होगा। हाँ, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। दौलताबाद शिफ्ट होने का फैसला भी कुछ ऐसा ही था। दिल्ली से पूरे प्रशासन और आम जनता को इतनी दूर ले जाना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर साबित हुआ। वो दिल्ली छोड़कर इतनी दूर गया ही क्यों? उसका तर्क था कि वहां से दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, और वो मंगोलों की पहुंच से दूर था। लेकिन दिल्ली खाली करते ही उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर खतरा बढ़ गया होगा। बिल्कुल। अंततः उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक हजारों लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। इन प्रयोगों ने खजाने को खाली कर दिया। वैसे इसी के समय इब्न बतूता भी दिल्ली आया था। और इस खोखलेपन को भरने की कोशिश की उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह को कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है। हाँ, वेलफेयर सुल्तान। उसने महसूस किया कि जनता पिछले प्रयोगों से बहुत त्रस्त है, तो उसने 23 तरह के छोटे मोटे टैक्स खत्म कर दिए और सिर्फ 4 मुख्य इस्लामिक टैक्स रखे: खराज, ज़कात, खम्स और जजिया। लेकिन ये जजिया असल में क्या था और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता था? जजिया एक प्रकार का सुरक्षा कर या प्रोटेक्शन टैक्स था जो गैर मुस्लिम नागरिकों से वसूला जाता था। अच्छा, इसका तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क ये था कि चूंकि गैर मुस्लिम सैन्य सेवा से मुक्त हैं, इसलिए राज्य उन्हें सुरक्षा देने के बदले ये टैक्स लेगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसे बहुत सख्ती से लागू किया गया। सख्ती से मतलब? यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी इससे छूट नहीं दी गई, जो पहले अक्सर इस टैक्स से बचे रहते थे। ये बताता है कि उसकी कल्याणकारी नीतियां कुछ खास वर्गों तक ही सीमित थीं। उसने बहुत से शहर भी बसाए, जैसे जौनपुर और फिरोजाबाद। यहाँ के एग्जाम ट्रैप याद आ रहा है मुझे। लोग अक्सर तुगलकाबाद और फिरोजाबाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, याद रहे कि गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद बसाया था और फिरोज शाह ने फिरोजाबाद। और श्रोताओं भी एक और दिलचस्प जानकारी है। पूरी दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फुतूहात-ए-फिरोज शाही। बिल्कुल। उसने दीवाने खैरात और 1,80,000 गुलामों के लिए दीवाने बंदगान भी बनाया। लेकिन इतने सारे निर्माण और कल्याणकारी विभाग बनाने के बावजूद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। पतन क्यों? इतने अच्छे काम तो कर रहा था वो। पतन का कारण यही था कि ये सारे कल्याणकारी काम राज्य के खजाने पर भारी पड़ रहे थे। सेना कमजोर हो चुकी थी और दूर-दराज के गवर्नर अब आजाद होने का सपना देखने लगे थे। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया 1398 में तैमूर ने, जिसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और तबाह कर दिया। और जाते जाते वह खिज्र खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे राजवंश की, सैयद वंश, 1414 से 1451।
खिज्र खान ने इसकी स्थापना की। लेकिन यह दौर बहुत ही छोटा और सिमटा हुआ था। इन नोट्स में एक बात जो बहुत स्पष्ट है वो ये कि खिज्र खान ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। हाँ, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। उसने खुद को रैयत आला की उपाधि दी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है किसानों का मुखिया। ये दिखाता है कि सैयद वंश असल में बाहरी ताकतों यानी तैमूर के वंशजों के अधीन ही काम कर रहा था। उनका आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह तो इतना कमजोर था कि उसने सत्ता बिना किसी लड़ाई के स्वेच्छा से बहलोल लोधी को सौंप दी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का आखिरी अध्याय शुरू होता है। लोधी वंश 1451 से 1526 बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। और यहाँ एक और बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है ना? बिल्कुल, ये परीक्षा और इतिहास की समझ दोनों के नजरिए से बहुत अहम है कि लोधी वंश तुर्की नहीं था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान या पश्तून राजवंश था। तुर्कों और अफगानों के शासन करने के तरीके में भी तो बहुत बड़ा अंतर था, है ना? बहुत बड़ा अंतर था। जहां तुर्क सुल्तान खुद को ईश्वर की परछाई और सर्वा मानते थे, वहीं अफगान शासन का ढांचा बिल्कुल अलग था। वो कैसे? इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। अच्छा, तो वो अहंकार से दूर था। हाँ, वो अपने अफगान रईसों के साथ कालीन पर बैठता था, उनके साथ बराबरी का सम्मान साझा करता था। इसी वजह से उसे उनका पूरा समर्थन मिला। उसके बाद सिकंदर लोदी आया, जिसे सबसे बेहतरीन लोदी शासक माना जाता है। उसने नापतोल के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी बनाया। और यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिथक टूटता है। आगरा शहर वाला। हाँ, अगर आप किसी से पूछें कि आगरा शहर किसने बसाया, तो ज्यादातर लोग मुगलों का, शायद अकबर या शाहजहां का नाम लेंगे। लेकिन स्रोतों के अनुसार 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोदी ने साम्राज्य को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान। मैं ये सोच रहा था कि क्या इब्राहिम लोदी सच में इतना बुरा और अयोग्य शासक था कि उसके अपने ही दरबारियों ने, जैसे दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने, एक बाहरी शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी गलती उसकी सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि उसकी नीतियां थीं। मतलब उसने कुछ ऐसा किया जिससे अफगान सरदार नाराज हो गए? बिल्कुल। जैसा कि हमने चर्चा की, अफगान रईस बराबरी और सम्मान के आदी थे। लेकिन इब्राहिम ने बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की तरह एक पूर्ण राजशाही यानी एब्सोल्यूट मोनार्की स्थापित करने की कोशिश की। ओह, उसने तुर्क वाला सिस्टम अफगानों पर थोपने की कोशिश की? हाँ, उसने अपने ही अफगान सरदारों को दरबार में अपमानित किया, उन्हें सख्त सजाएं दी। इब्राहिम ये भूल गया कि उसकी असली ताकत वही सरदार थे। जब आप अपने ही आधार को कुचलने की कोशिश करते हैं तो विद्रोह निश्चित है। और इसी टकराव का नतीजा था 1526 का साल, पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ बाबर की तोपें और आधुनिक युद्ध नीति, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल लेकिन विभाजित सेना। बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में ही मारा गया। और इतिहास के नजरिए से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर शासक या तो युद्ध से भाग जाते थे या फिर बाद में मारे जाते थे। सही कहा। इब्राहिम लोधी वो इकलौता सुल्तान था जो सीधे जंग के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। उसी पानीपत के मैदान में जहां इब्राहिम का शरीर गिरा, वहीं मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो 1206 से शुरू हुआ ये 320 सालों का सफर पानीपत के मैदान में आकर एक नए युग में प्रवेश कर गया। हमने देखा कि कैसे एक गुलाम के विजन ने नींव रखी, कैसे एक स्टार्टअप एक विशाल साम्राज्य बना, और कैसे मंगोलों के खौफ ने 50% टैक्स को जायज ठहराया, और कैसे बिना सुरक्षा मानकों के कागजी मुद्रा का प्रयोग पूरी अर्थव्यवस्था को डुबा सकता है। बिल्कुल। इन 5 राजवंशों की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का या महान इमारतों का ही नहीं है। हाँ, ये उन प्रशासनिक प्रयोगों, विफलताओं और मानव स्वभाव का दस्तावेज है जिसने आज के भारत की बहुत सी व्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि तैयार की। और इसी बात पर आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होता अगर इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया होता? बहुत कुछ अलग हो सकता था। सोचिए, अगर अलाउद्दीन खिलजी की वो अधूरी अलाई मीनार सच में कुतुब मीनार से दोगुनी विशाल बनकर खड़ी हो जाती, तो आज दिल्ली का आसमान कैसा दिखता? या फिर अगर मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन करेंसी में सही डिजाइन और सुरक्षा होती
और उसका वो प्रयोग सफल हो जाता। तो क्या 14वीं सदी का भारत दुनिया की सबसे आधुनिक और मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं होता? अगर वो साम्राज्य आर्थिक रूप से इतना कमजोर नहीं पड़ता, तो क्या तैमूर कभी दिल्ली को लूट पाता? और क्या मुगलों को कभी भारत में घुसने का मौका मिलता? या फिर आज का इतिहास कुछ और ही होता? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इतिहास की किसी किताब में नहीं लिखे हैं, लेकिन इन अधूरी इमारतों और विफल प्रयोगों की नींव में कहीं न कहीं आज भी दबे हुए हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सब फैक्ट्स आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लाइक करो, ज्ञानिक्सो को सब्सक्राइब करो। ऐसे और फैक्ट्स रोज मिलेंगे।